सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी, हम्म। उसमें हमारे सारे एयरक्राफ्ट लो लेवल फ्लाई करके ही बॉर्डर तक गए थे, अक्रॉस द बॉर्डर गए थे। जब एक फाइटर अपने बेस से टेक ऑफ करता है, हाँ। तो वो किस मिशन पे जा रहा है, उस रोल के हिसाब से उसको अपने वेपन्स कैरी करने हैं, हाँ। उसको अपना पेलोड जो भी है, अगर वो सर्विलेंस मिशन पे जा रहा है तो कैमरे लेके जाएगा, अगर वो अटैक पे जा रहा है तो वो मिसाइल्स लेके जाएगा। एक होती है हीट सीकिंग, इंफ्रारेड सिग्नल्स को कैप्चर करती है। तो जब आप अपोजिशन के फाइटर के ऊपर उसको लॉक ऑन करके छोड़ते हैं, तो वो उसकी हीट की वजह से उसके पीछे फॉलो करती है। जो अभी एडवांस फाइटर जेट्स हैं, चाहे हमारे हैं चाहे उनके पास हैं, उन सब में मिसाइल वार्निंग सिस्टम्स होते हैं। पाकिस्तान में मुझे सबसे बड़ी जो लूपहोल लगता है वो ये है कि वहाँ की जनता कुछ भी नहीं समझती है। जो सर अभी मिसाइल गिरी थी उसको वो बोल रहे थे कि आकाशीय बिजली गिरी है। मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है। इतने नालायक आदमी है, जाहिल आदमी है। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है। कह रहे हैं ये आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए। यार ये हमारे इदारे के लोग हैं और लोग मान रहे हैं कि आकाश से बिजली गिरी है। मतलब सुना होगा S-400 जो एयर डिफेंस का बता रहे हैं, तो वो इसी तरीके का है। उनका अपना रडार है, वो मिसाइल्स डिटेक्ट कर रहे हैं, प्लस और रडार से भी अगर कहीं डिटेक्शन हो रहा है तो वो इनपुट उनके पास पहुंच रहा है, और वो खुद ही अपने उससे मिसाइल्स लॉन्च कर रहे हैं, तो वो मिसाइल उस मिसाइल को रास्ते में ही मार देती है। द अय्यर शो पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि अभी ये जो समय है इतना ज्यादा क्रिटिकल चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारी जो देश की जनता है, जो भारत की जनता है, वो मैक्सिमम जाने उनकी डिफेंस फोर्सेस के बारे में, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो। तो इसीलिए आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं, उनका नाम है अनुराग शर्मा सर, जो कि स्क्वाड्रन लीडर रह चुके हैं इंडियन एयरफोर्स के। तो सर सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। और सर जितने भी लोग डिफेंस के लिए काम करते हैं वो मेरे नज़रों में तो सुपर हीरोज़ कहलाते हैं। क्योंकि जो लोग बॉर्डर्स में हमारे लिए देश की रक्षा के लिए काम करते हैं, वो आज हमारे लिए काम कर रहे हैं बॉर्डर्स में, इसलिए हम घर पे रात को सुकून की नींद सो पाते हैं। तो मेरी नज़रों में तो सर बिल्कुल पूरा क्रेडिट आपको जाता है। आप जैसे देश के जितने भी देशभक्त हैं, रियल मायने में आप लोग हीरोज़ हैं हमारे लिए। क्योंकि सर आपने एयरफोर्स में इतने साल काम किया है, आई एम श्योर कि आप बहुत ही नज़दीक से जानते हैं कि ये पूरा एयरफोर्स का जो सिस्टम है ये एक्चुअली में वर्क कैसा करता है। बी इट अगर हम मिसाइल्स की बात करें या राफेल की बात करते हैं या बाकी जो फाइटर प्लेन्स हैं, ये सारी चीज़ों में भी टाइम टू टाइम जो है एडवांसमेंट होता जाता है। तो आज हम बात करेंगे सर कि कभी भी जब इस तरीके का वॉर सिचुएशन होता है तो एयरफोर्स डिफेंस को और हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करने में कैसे हेल्प करती है। जी। तो एक बार मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो स्क्वाड्रन लीडर होते हैं ये बेसिकली कौन सा रैंक होता है सर, और क्या इनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। मैम, अभी जो एयरफोर्स में कमीशनिंग होती है ऑफिसर रैंक में, जिनको हम कमीशन्ड ऑफिसर्स बोलते हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम फ्लाइंग ऑफिसर। ओके। Then after certain period of time, you get promoted to flight lieutenant. Then next promotion is a squadron leader. ओके। So it depends. Responsibility, depending upon which unit you are posted in, which area you are posted in, responsibility keeps on varying. ओके। So it's the rank structure of the Indian Air Force. Like Army, major equivalent is the squadron leader of Air Force. ओके। सो बेसिकली सर उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब डू दे मैनेज अ टीम या एयरक्राफ्ट मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अ, उसमें सबका अपना अपना वो है, वर्टिकल है, कौन किस ब्रांच में है। ठीक। लाइक इन एयरफोर्स वी हैव मैनी ब्रांचेस। ओके। वी लाइक फ्रॉम एजुकेशन ब्रांच, ट्रेनिंग के लिए अलग से है। देन वी हैव radar units, we have air traffic controllers. Even in planes we have fighters, transports, choppers. So it depends on which squadron and unit you are posted in and which branch you are in. ओके। बट स्क्वाड्रन लीडर जो रैंक है वो इक्वली सब पर चलेगा। ओके। तो सर आप किस में पोस्टेड थे। आई वाज इनटू एयर डिफेंस एयर यूनिट। डिफेंस। ओके। तो सर क्योंकि आपने एयर डिफेंस को इतने पास से देखा है, मैं जानना चाहती हूँ सर कि अभी के टाइम पे क्या-क्या एडवांसमेंट हुई है इन टर्म्स ऑफ कौन से हमारे पास फाइटर प्लेन्स हैं जो अभी-अभी इंक्लूड किए गए हैं कंपेयर टू पहले वाले वॉर्स? जो लेटेस्ट इंडक्शन है दैट इज राफेल्स। ओके। ओके, सो
उससे पहले भी हमारे पास हैं, लाइक वी हैव मैनी फोर्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट्स विद अस, लाइक सुखोई 30s आर देयर, मैक 29s आर देयर, मिराज 2000s आर देयर, एंड उनसे पहले के भी हैं, जैगवार्स हैं। वी स्टिल होल्डिंग ऑन टू मिग 21, जो उनका अपग्रेडेड वर्जन हमने क्रिएट किया है वो है। हम्म। और जो लेटेस्ट है दैट इज रैफल्स, ओके तो वो हमारा आई थिंक 4.5 जनरेशन कहलाता है। ओके, जिसे हम दसॉल्ट रफल कहते हैं, Yeah, सेम। exactly. Dasu. ओके, उसका जो रियल नाम है वो दासू है। Yeah, that's a French word, so they spell it that way. ओके सर। सो मेजरली सर जो ये एयरक्राफ्ट जो होते हैं जो वॉर में यूज होते हैं स्पेशली, इनके में सर जैसे वन सीटर होता है, टू सीटर होता है, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग इट वन और टू सीटर एंड हाउ डू दे सर्व? See, when you talk about aircrafts in general, so everything which is flying with a manned intervention is a aircraft. ओके Okay, so we have transport aircraft also, ओके in which we carry 300 plus passengers or people. Okay, but what you mean is, I think, basically the fighter फाइटर aircraft. प्लेन, यस। Yeah. So fighter aircrafts, mostly fighter aircrafts are single seater. ओके In the bunch, in a squadron, we buy along with the single seater, we buy twin seater for the mainly for the training purposes. However, Sukhoi 30s are the twin seater aircraft. ओके उसमें दो पायलट बैठते हैं, हाँ एक का काम नेविगेशन वगैरह को देखने का रहता है और दूसरा उसको फ्लाई करना। ओके सर जो बट हाँ बाकी जो है वो सब बेसिकली ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज होते हैं, डबल सीटर जो है। ओके। अब जैसे सर जो सिंगल सीटर होते हैं बहुत बार ऐसा होता होगा कि नेविगेशन भी उनको ही देखना है, उनको एम में भी टारगेट करना है, और उनको एक पर्टिकुलर स्पीड में अपना जो एयरक्राफ्ट का स्पीड है वो भी रखना है। तो सर इसके लिए भी प्रॉपर ट्रेनिंग से ही डेफिनेटली ये चीज हो मैम सकती है। ट्रेनिंग तो है ही है, एंड देयर वर डेज लाइक ये सब काम मैनुअली होते थे। व्हेन पायलट यूज्ड टू गेट इनटू द एयरक्राफ्ट, ही यूज्ड टू हैव अ चेकलिस्ट ऑन हिज ओवरऑल स्लीव। ओ, Okay, this checklist he used to take all the things. हाँ Then navigation and everything was his own हम्म responsibilities. But over the period of time, with the advancement of technology, our advanced fighters, they even have all the feeds from the ground radars, ground weapon system. हम्म So everything is displayed in front of them. We हम्म, call it HUD, head-up display कहलाता है. अच्छा So everything is displayed over there. Which area they are flying in, the entire map is there, the navigation is there, what speed they are flying in, ओके and with the computerized help, with the integration of all the like weapon systems and radar inputs, हम्म they are pretty much comfortable in accessing the situation, like and assessing the situation, like where they are and what they are doing and what they are supposed to do. ओके अच्छा सर, हम ये बात कर रहे थे कि पहले देवर एयरक्राफ्ट जहाँ पे फ्यूल, वेपन और रेंज, इन तीनों को मद्देनजर रखते हुए कोई भी जो एयरक्राफ्ट है अ, वो बनाई जाती थी, फाइटर प्लेन्स बनाए जाते थे। लेकिन अब क्योंकि जो फ्यूलिंग होती है वो एयर टू एयर ही हो जाती है, आप बता रहे थे कि वो काफी ज्यादा टाइम भी सेव करती है और काफी एफिशिएंट भी हो जाती है, एंड डेफिनेटली वो रेंज भी फिर ज्यादा Range कवर भी करेगी। तो सर इसका और क्या एडवांटेज है सर? सी मैम, जब एक फाइटर अपने बेस से टेक ऑफ करता है हाँ तो वो किस मिशन पे जा रहा है, उस रोल के हिसाब से उसको अपने वेपन्स कैरी करने हैं, हाँ उसको अपना पेलोड जो भी है, अगर वो सर्विलेंस मिशन पे जा रहा है तो कैमरे लेके जाएगा, अगर वो अटैक पे जा रहा है तो वो मिसाइल्स लेके जाएगा। तो क्या पेलोड है और उसका कितना वजन है, बिकॉज हर फाइटर की अपनी एक मैक्सिमम लिमिट होती है वजन ले जाने की भी। हम्म अब अगर हम उससे ज्यादा वजन की उसमें मिसाइल्स लगा देते हैं तो अकॉर्डिंगली फ्यूल में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, फ्यूल को कम रखना पड़ता है, और फिर मिशन का रेंज उसी हिसाब से प्लान होता था पहले के टाइम। अब एयर टू एयर रिफ्यूलिंग से ये हो गया है कि आप मैक्सिमम वेपन लोड लेके, ज्यादा से ज्यादा वेपन लोड लेके टेक ऑफ करें, फ्यूल जहां भी आपको जरूरत है रास्ते में वो पहले से ही वेल्टेज पॉइंट्स डिसाइडेड होते हैं, हम्म वहां पे आप एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करें और आगे बढ़ जाए। ओके तो आपकी रेंज बहुत बढ़ गई, आपको 6 घंटे 8 घंटे तक यू कैन फ्लाई। आपने एक मिशन कंप्लीट कर लिया, आप एयर में हैं, सिचुएशन ऐसी आई है तो आप दूसरा मिशन टेक ओवर कर सकते हैं। अदरवाइज पहले क्या होता था, वो वापस आएगा, लैंड करेगा, उसका पूरा टर्न अराउंड होगा, पूरी चेकिंग होगी, रिफ्यूलिंग होगी, और फिर से वो टेक ऑफ के लिए तैयार होगा। और इतनी देर में इसकी जगह पे हमको और 2 फाइटर लॉन्च करने पड़ेंगे।
तो अभी वो हमने लैंडिंग टेक ऑफ को तो अवॉइड कर देते हैं कि बार बार लैंड ना करना पड़े, हर एयर थोड़े एयरबेस के ऊपर लैंड ना करना पड़े, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करें और दूर तक अपने जो भी डेजिग्नेटेड मिशंस हैं या टारगेट पे वहां तक उनके ऊपर अटैक करके ओके वापस आ सकें। सर अभी सबसे डेडलीस्ट इंडिया के एयरफोर्स के पास एयरक्राफ्ट्स कौन से हैं फाइटर प्लेन्स से सारे फाइटर प्लेन्स डेडलीस्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अबाउट द अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगर हम देखें तो डेफिनेटली राइफल्स अभी लेटेस्ट इनटेक हैं, बिकॉज सुखोई 30s को भी आई थिंक 18-20 साल हो चुके हैं फौज में आए हुए। बट वो सब जो थे वो 4th जनरेशन थे और उनके ऊपर भी अपग्रेडेशन चलते रहते हैं। ओके ठीक है, और अभी जो मेन मुद्दा है डेडलीस्ट बनाने के लिए, दैट्स द मैन बिहाइंड द मशीन मैम। तो बंदा पीछे सीट पे बैठा है, अदरवाइज आप किसी राह चलते को कोई आप एक गन पकड़ा देंगे, अगर उसको चलानी नहीं आती तो इट्स ऑफ नो यूज। सो हाँ इट्स द मैन बिहाइंड द मशीन एंड द ट्रेनिंग। क्योंकि सर इतनी ज्यादा एडवांसमेंट हो रही है एयरक्राफ्ट में और फाइटर प्लेन्स में तो सर फाइटर प्लेन्स जैसे मैं हमेशा ये सोचती थी कि जैसे आर्मी के अगर कॉन्वॉय हैं उनको अगर छुपना है तो लैंड पे बहुत सारी चीजें हैं ग्राउंड पे आप बहुत सारी चीजों को प्रॉप बना सकते हो छुपने के लिए जैसे जंगल है ट्रीज है ऑल ऑफ दैट लेकिन सर जब आप एयर में देखते हैं तो वो पूरा खुला आसमान है तो वहां पे अगर किसी फाइटर प्लेन को छिपना हो तो किस तरीके से वो अपने आप को एनिमी के रडार पे बचाए आने से इसमें दो सिनेरियो हो सकते हैं। पहला तो है कि फाइटर प्लेन हमारा हमारी ही बाउंड्री के अंदर, बॉर्डर के अंदर फ्लाई कर रहा है और किसी ऐसे मिशन पे जा रहा है जहाँ पे उसको बॉर्डर तक जाना है या अक्रॉस द बॉर्डर उसको कुछ करना है। तो उस केस में एक तो होती है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो अभी इंट्रोड्यूस हो रही है हमारे एयरक्राफ्ट्स में भी धीरे धीरे। उसमें रडार सिग्नेचर्स को कम से कम रिफ्लेक्ट करते हैं by using the curves of the aircraft and the paint. ओके, उसके अलावा पेंट कैसे सर कुछ पेंट्स ऐसे डेवलप किए हैं जो कि रडार के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उन्हें रिफ्लेक्ट नहीं करते। ओके तो उसकी वजह से एक तो रडार के ऊपर नहीं आता, दूसरा रडार डिटेक्शन अवॉइड करने के लिए जहां कई बार जरूरत पड़ती है तो लो लेवल फ्लाइंग भी करते हैं, बिकॉज हर रडार का एक ब्लाइंड जोन होता है, एक लेवल होता है, उससे नीचे वो पिकअप नहीं कर पाते। तो लो लेवल फ्लाइंग करते हैं, जैसा उरी के टाइम पे हुआ था जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी, उसमें हमारे सारे एयरक्राफ्ट लो लेवल फ्लाई करके ही बॉर्डर तक गए थे, अक्रॉस द बॉर्डर गए थे। सर क्योंकि हम सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं यहाँ पे एक होता है सर्जिकल स्ट्राइक और एक होता है एयर स्ट्राइक तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है सर सी, एयर स्ट्राइक इज अ ब्रॉड टर्म। हाँ हम सर्जिकल स्ट्राइक भी एयर स्ट्राइक ही है, ओके बट सर्जिकल स्ट्राइक में ये होता है कि हम लोग किसी एक पर्टिकुलर टारगेट को, किसी एक पर्टिकुलर उनके एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर रहे हैं जहाँ पे आसपास में कम से कम नुकसान हो, सिविलियंस को कोई नुकसान ना हो। तो वो जब हम किसी एक पर्टिकुलर उसको एम लेके चलते हैं, यही की एरिया को टारगेट, जैसे जब अभी किया है हमने, वो 9 उनके ट्रेनिंग कैंप्स टारगेट करे थे। दिस वाज अ सर्जिकल स्ट्राइक। एयर स्ट्राइक जब फुल ऑन वॉर होगी उस टाइम पे एयर स्ट्राइक के लिए आप कहीं पे भी जा सकते हैं, तो वो ब्रॉडर टर्म में एयर स्ट्राइक ही है, बट सर्जिकल एयर स्ट्राइक इज टारगेटिंग स्पेसिफिक एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिशमेंट और एरिया। ओके अब सर जैसे जब हम देखते हैं कि मिसाइल्स दागी जाती हैं तो वो ग्राउंड से निकलते हुआ हमें नजर आता है तो ऐसी भी टेक्नोलॉजी होती है क्या सर कि अगर किसी दुश्मन देश से कोई मिसाइल आ रही है तो हमारी एयरफोर्स उसको एयर में ही खत्म कर दे अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं। एक्चुअली जो मिसाइल दागी जा रही है वो 3 तरह से हो सकती है। एक तो हो सकता है सरफेस टू एयर, ठीक है जो कि सरफेस से भेजी है। हाँ एक है सरफेस टू सरफेस, जो सरफेस से भेजी है सरफेस पे ही आ रही है। हाँ अ, एक है एयर से जो लॉन्च करी है। इवन सबमरीन से और शिप से भी मिसाइल्स लॉन्च की जा हाँ सकती हैं। हाँ हमारे अब ऐसे डिटेक्शन सिस्टम्स हैं जो कि मिसाइल्स को, इनकमिंग मिसाइल्स को डिटेक्ट कर लेंगे इन द एयर ओनली। हाँ और उन्हीं में इंटीग्रेटेड, जो अभी आपने सुना होगा S-400 जो एयर डिफेंस का बता रहे हैं, तो वो इसी तरीके का है। उनका अपना रडार है, वो मिसाइल्स डिटेक्ट कर रहे हैं,
प्लस और रडार से भी अगर कहीं डिटेक्शन हो रहा है तो वो इनपुट उनके पास पहुंच रहा है, और वो खुद ही अपने उससे मिसाइल्स लॉन्च कर रहे हैं, तो वो मिसाइल उस मिसाइल को रास्ते में ही मार देती है। आपने इसराइल का भी सुना होगा, जैसे आयरन डोम जो है उनकी टेक्नोलॉजी, हम्म। वो इसी पर्पस के लिए है कि वो इनकमिंग मिसाइल्स हो गई, ड्रोन्स हो गए, हम्म। उन सबको हवा में ही खत्म कर दे अपने यहाँ तक पहुंचने से पहले। ओके। सर, क्या वजह है कि मैक्सिमम जो हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं वो हमने इजराइल से और अभी फ्रांस से भी हमने कुछ 26 फाइटर प्लेन्स लिए हैं, और मोस्टली हम रशिया की तरफ ही जाते हैं ये सब चीजें लेने। हमारे पास एक भी मशीन नहीं है जो चाइना से है। मैम चाइना का तो यू नो कि क्या रेपुटेशन है, दैट इज वन थिंग। दूसरा, चाइना के साथ हमारा स्ट्रेटेजिकली ऐसा कोई टाई अप भी नहीं है, ना ही मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा हॉस्टिलिटी है, बट कोई फ्रेंडलीनेस भी नहीं है। तो इस वजह से, और प्लस इसराइल की टेक्नोलॉजी जो है, एक टाइम था कि इसराइल एयरफोर्स, वी यूज टू एनवी कि इतने अच्छी एयरफोर्स है, वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट हम्म। एयरफोर्सेस में हम्म। काउंट होती थी इसराइल एयरफोर्स। तो इसराइल की जो टेक्नोलॉजी है, प्लस दे आर वेरी कोऑपरेटिव, उनके लोग यहाँ आके ट्रेनिंग भी देते हैं, उनके इक्विपमेंट भी बहुत सुपीरियर लेवल्स के हैं, इफेक्टिव हैं। प्लस हमने हमारे कुछ एयरक्राफ्ट में अपग्रेडेशन किया है, वो इसराइल से टेक्नोलॉजीज लेके किया है। देखिए, अब सर जैसे अगर एक देश हमारे ऊपर हमला कर रहा है तो हमें समझ में आता है कि ये टारगेट है, इसको खत्म करना है। लेकिन हाइपोथेटिकली अगर चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान एक साथ इंडिया पे थ्रू एयर अगर अटैक करता है, तो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि हम ऐसा कोई फाइटर प्लेन बनाएं जिससे ऐसे सेंसर्स हो कि वो एक ही टाइम पे 3 एनिमीज को टारगेट बना सके? नहीं, देखिए वो तो पॉसिबल नहीं है। हम्म। रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहे हैं, बट जो आप कह रहे हो कि एक एयरक्राफ्ट एक ही साथ, बिकॉज डिस्टेंस इन्वॉल्व है, हम्म। ठीक है, हर उसका अपना टेरिटरी अलग है, हम्म। कि वहाँ पे किस तरीके की ग्राउंड टेरिटरीज हैं, आपको किस तरीके के टारगेट्स को अटैक करना है। हम्म। हम लोग अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल यही करेंगे कि जो भी डिप्लॉयमेंट प्लान्स होते हैं हम लोगों के, हम्म। एयरफोर्स के जो भी डिप्लॉयमेंट प्लान्स हैं या बाकी सर्विसेज के, हम्म। अकॉर्डिंगली उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है ओके। कि कौन सी चीज़ कहाँ, कौन सा एयरक्राफ्ट, कौन सा फाइटर कहाँ डिप्लॉय होगा, कौन सी आर्मी की यूनिट कहाँ डिप्लॉय होगी, हम्म। और वहाँ पे वो अपने अपने बॉर्डर, अपने अपने डेजिग्नेटेड एरियाज को मैनेज करेंगे। ओके। तो सर जैसे हमारे पास हमको ये समझ में आ गया कि ऐसे कुछ स्पेसिफिक पेंट्स भी होते हैं जिससे सिग्नल एब्जॉर्ब हो जाता है, वापस से रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो वैसे ही जब एनिमीज के पास हम जाते होंगे या वो हमारे पास आते होंगे तो उनका सिग्नल भी हम हो सकता है इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, और जब वो बहुत पास आ जाते हैं हमें तब पता चलता है कि किसी ने ऐसे ब्रीच किया है हमारा बॉर्डर। तो फिर उस समय आप कौन सा ऐसा एक्शन लेते हैं जिससे ये प्रॉब्लम हट जाए? देखिए मैम, जब एयर वॉरफेयर की हम लोग बात कर रहे हैं, हाँ। तो अ, हम लोग बात कर रहे हैं कुछ सेकंड्स की बेसिकली, हाँ। बिकॉज उससे ज़्यादा रिएक्शन टाइम कहीं भी नहीं होता है। करेक्ट। ठीक है, तो हमारे लोग इस तरीके से ट्रेन किए जा चुके हैं कि उन्हें वो माइक्रो सेकंड्स में या स्प्लिट सेकंड्स में डिसीजन लेना है और एग्जीक्यूट करना है। हम्म। ठीक है ना। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अब जो हमारे एयरबॉर्न रेडार्स हैं, तो उनसे हमको दूर तक का पता चल रहा है, तो हमें पहले से अर्ली वार्निंग मिल जा रही है। प्लस हमारे कुछ और रेडार्स, सेंसिटिव रेडार्स हैं जो कि डिटेक्ट कर लेते हैं, और सारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स के पास खुद के रडार भी होते हैं। जब सिचुएशन टेंस्ड होती है, कुछ होता है, तो अभी भले ही हम ये बोले कि सीज फायर चल रहा है, बट इट डजंट मीन कि सारे फाइटर्स जो हैं वो ग्राउंड पे ही है। वो अलोंग अक्रॉस द बॉर्डर, अलोंग द बॉर्डर अपने उसको सॉर्टीज करते रहते हैं, फ्लाई करते रहते हैं, हम्म। मॉनिटर करते रहते हैं कि कहीं कुछ हो तो नहीं रहा है हम्म। दूसरी तरफ से। अब सर जैसे कोई एनिमी है, कोई एयरक्राफ्ट फाइटर प्लेन दुश्मन देश से आ रहा है, और उन्होंने भी मान के चलिए हमें एक कैमोफ्लेज करने के लिए उन्होंने एकदम इंडियन एयरफोर्स के हिसाब से एक प्लेन बनाई है। तो दूर से तो आपको सिर्फ उसकी आइडेंटिटी दिखेगी। नहीं, हम जब हम उसको रडार पे डिटेक्ट करेंगे, तो हमें ये तो पता चलेगा कि ये कहाँ से आ रहा है। अच्छा। इंडिया में क्या, वर्ल्ड में एयर स्पेस जितना भी है, एयर स्पेस में जितनी भी फ्लाइट्स ऑपरेट करती हैं, चाहे वो सिविल फ्लाइट हो, ट्रांसपोर्ट फ्लाइट्स हो, जो ये अपनी इंडिगो ले लो, जो भी फ्लाइट्स ऑपरेट करती हैं, उन्हें टेक ऑफ करने से पहले अपना पूरा फ्लाइट मूवमेंट फाइल करना पड़ता है कंसर्न एजेंसीज को,
जिसमें एक एयरफोर्स का सेटअप भी होता है। ओके। वो मूवमेंट जब फाइल होता है उसका पूरा रूट, टाइमिंग सब कुछ चेक करके उसको एक आइडेंटिफिकेशन कोड इशू किया जाता है। बिकॉज ऐसे तो हमें सिविल फ्लाइट भी अगर कोई आ रही है और वो पाकिस्तान साइड से हमारे पास आ रही है तो हमें नहीं पता चलेगा। वो जब हम उससे इंक्वायर करते हैं वो हमें वो कोड बताते हैं, देन वी नो कि ये पर्टिकुलर फ्लाइट है। और अच्छा। तो बिना उस आइडेंटिफिकेशन कोड के कोई भी फ्लाइट इंडियन एयर स्पेस में ऑपरेट ही नहीं कर ट्रेस सकती। नहीं कर सकती, ओके। अब जैसे सर एयर टू ग्राउंड अगर है, तो आप एक पर्टिकुलर पोजीशन को, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की हम बात कर रहे थे, कि पर्टिकुलर प्लेस को आप टारगेट बना के वहां पे मिसाइल छोड़ सकते हो। लेकिन अगर एयर टू एयर है, तो एयर टू एयर में ये एडवांटेज भी हो जाता है, मतलब जो सामने है आपके, कि वो लोग भी अपना जो लेवल है अपने एयरक्राफ्ट का वो ऊपर या नीचे कर सकते हैं। तो अगर एक एक मिसाइल है जो हमने, मान के चलिए इंडिया ने पाकिस्तान पे दागी है, तो जब फ्लाइट्स, अगर वहां की जो फाइटर प्लेन्स अगर वो नीचे हो जाएगी तो वो हमारी मिसाइल वेस्ट हो जाएगी ना, या उसमें भी सेंसर्स होते हैं? मैम मिसाइल्स में भी सेंसर होते हैं और दो तरीके के मिसाइल्स होती हैं बेसिकली। एक होती है हीट सीकिंग, इंफ्रारेड सिग्नल्स को कैप्चर करती है। हम्म। तो जब आप अपोजिशन के फाइटर के ऊपर उसको लॉक ऑन करके छोड़ते हैं तो वो उसकी हीट की वजह से उसके पीछे फॉलो करती है। ओके। ओके। और दूसरी होती है जो अ, आपके रडार सिग्नल्स के ऊपर काम करती है। कुछ मिसाइल्स में खुद का रडार हेड होता है, कुछ एयरक्राफ्ट के रडार पे जो रिफ्लेक्शन आ रहा है उसको लेके चलती हैं। हम्म। तो उस केस में भी उन्होंने लॉक ऑन कर लिया। लेकिन जो अभी एडवांस फाइटर जेट्स हैं, चाहे हमारे हैं चाहे उनके पास हैं, उन सब में मिसाइल वार्निंग सिस्टम्स होते हैं। और इन मिसाइल्स को डॉज करने के लिए भी टेक्नोलॉजीज होती हैं। लाइक इंफ्रारेड के लिए फ्लेयर्स हैं। फ्लेयर्स का मतलब क्या होता है सर? फ्लेयर से एक तरीके से ये मान लीजिए कारतूस हैं जिनमें आग लगा के आपने ड्रॉप किया है, वो बारूद भरा हुआ है उनके अंदर, वो बहुत तेज उससे जलते हैं तो बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है। तो जो ये हीट सीकिंग मिसाइल्स है वो तो ऐसे जाती हैं हम्म। उनकी तरफ। और दूसरा होता है शेप्स, जो होती है मेटल की स्ट्रिप्स, ओके। वो एयरक्राफ्ट से डिप्लॉय करते हैं, हम्म। छोड़ते हैं खूब सारी। तो अब जो वो रडार सिग्नल को वो कैप्चर कर रही थी, अब वो मेटल स्ट्रिप्स भी उनको उस हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि वो भी मेटल स्ट्रिप्स भी रडार सिग्नल को रिफ्लेक्ट करना शुरू करें। तो वो भी मिसाइल को डाइवर्ट कर लेती हैं। दो तरीके तो ये हुए, और उसके बाद मैन्यूवर करना है। तो वो इसीलिए मैंने पहले बोला था कि इट्स द मैन बिहाइंड द मशीन जो मैटर करता है। हाँ। अगर कुछ केसेस में होता है कि आप एकदम से अपना ऑल्टीट्यूड कम कर लेंगे, कुछ में होगा आप बिल्कुल ऑल्टीट्यूड बढ़ा लेंगे, कुछ में आप खाली टर्न करके भी बच जाएंगे। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरीके की मिसाइल है, आपके जो एंटी मिसाइल सिस्टम्स आपने डिप्लॉय किए हैं वो कितने इफेक्टिव हुए हैं, मिसाइल डाइवर्ट हुई है कि नहीं हुई है। हम्म। उसके बाद आप किस तरीके से मैन्यूवर करेंगे वो पायलट को कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ता है ऑन द स्पॉट। ओके। अब सर जो फाइटर प्लेन्स होते हैं जो बहुत ज्यादा एल्टीट्यूड में चल रहे होते हैं, उनका क्या पर्पस होता है जो बहुत ही ऊपर उड़ रहा है? बहुत ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पे जाने के बाद एक तो आपका रेंज बढ़ जाता है बिकॉज फ्यूल सेविंग होती है हाई ऑल्टीट्यूड पे जब आप फ्लाई कर रहे हैं। दूसरा, आप किस मिशन के लिए गए हैं उसके उस पे आपका वो है कि आपको मिशन स्पेसिफिक होगा। जैसे उरी का मैंने आपको बताया कि ट्री टॉप पे फ्लाई करके चॉपर्स और गए थे। तो अब अगर आपका कोई पर्टिकुलर मिशन की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको अल्ट्रा हाई लेवल्स के ऊपर फ्लाई करना है, तो आप उस लेवल पे फ्लाई करेंगे। तो सर फ्लाई करते करते भी किसी पर्टिकुलर प्लेस का पूरा ब्लूप्रिंट निकाला जा सकता है? आजकल के एयरक्राफ्ट में टेक्नोलॉजी जो एक एक्चुअली तीनों फोर्सेस ने मिलके एक सेटअप किया है, IACCS करके, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। हम्म। वहाँ पे अ, उस सेंटर में तीनों सर्विसेज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और तीनों सर्विसेज के जितने भी सेंसर्स हैं उन सबका इनपुट वहाँ पे आता है। तो जरूरत पड़ने पे वो डेटा सीधा एयरक्राफ्ट को ट्रांसफर किया जाता है और एयरक्राफ्ट का डेटा यहाँ पे भी आ रहा है। हम्म। तो पूरा डेटा सब जगह कोऑर्डिनेटेड डेटा है, सबके पास सारा डिस्प्ले है। ओके। हमें पता है कि एयरक्राफ्ट क्या देख रहा है, एयरक्राफ्ट को पता है कि उसके फील्ड में क्या क्या आने वाला है और उसके चारों तरफ और क्या है। हम्म। अब सर जैसे अभी हाल ही में जो वॉर चल रहा है, वहाँ पे इंडिया ने पाकिस्तान के एयरबेस के बहुत पास में एक धमाका किया। तो जब हम एयरबेस के पास में इस तरीके का कोई भी मतलब मिसाइल ड्रॉप करते हैं, या मान के चलिए एयरबेस ही उड़ा देते हैं,
तो सब लोग का कंसंट्रेशन एयरबेस को उड़ाना क्यों होता है? बिकॉज़ वही वही हेडक्वार्टर्स होता है इसलिए हेड ऑफिस होता है? नहीं, देखिए हम लोगों ने जो किया था वो टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया था सबसे पहले। हाँ। ऐसा पहले भी कर चुके हैं और वो बहुत ज़रूरी भी था। बदले में उन्होंने जो रिटेलिएशन दिखाया उसकी वजह से हमको उनके एयर डिफेंस सिस्टम और एयर बेसेस को टारगेट करना पड़ा। एयर बेसेस को टारगेट करने से आप सामने वाली कंट्री का जो एयर पावर है हुँ। उसको बिल्कुल न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं। वो अपनी ग्राउंड फोर्सेस के सपोर्ट में आ ही नहीं पाती हैं। ओके। और आपके पास एयर पावर उस टाइम पे भी अवेलेबल है बिकॉज़ इसमें हम लोग बोलते हैं कि लाइक एक तो होता है एयर कंट्रोल, उसके बाद अगला लेवल होता है एयर सुपीरियरिटी, जहाँ पे आपका मेजर कंट्रोल आपका है एयर में, और एक होता है एयर सुप्रीमेसी, मतलब जहाँ पे टोटल ओवरऑल कंट्रोल आपका है। तो हम एयर सुपीरियरिटी गेन करने के लिए हुँ। उनके एयरफील्ड्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। ओके। सर ये ब्रह्मोस डोमिनेंस क्या होता है? ब्रह्मोस मैम इट्स वन ऑफ द मिसाइल्स। हुँ। तो अभी हमारे पास ब्रह्मोस है और ब्रह्मोस जो है वो न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करने में भी कैपेबल है। हुँ। तो ब्रह्मोस की रेंज भी बहुत अच्छी है। इट्स हुँ। वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल्स अवेलेबल विद अस। हुँ। तो रेंज भी बहुत अच्छी है। तो अब जब हमारे पास ब्रह्मोस है, उनके पास उसकी टक्कर का अगर कोई वेपन नहीं है, हुँ। तो वो चीज़ है कि ओके। जस्ट लाइक हाउ वी हैव ऑन द ग्राउंड एस-400 वैसा हमारे पास एयरक्राफ्ट में ब्रह्मोस है ऐसा कह सकते हैं? ब्रह्मोस बहुत ही वर्सेटाइल मिसाइल है मैम। वो एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च हो सकती है, वो जैसे मैंने बताया था शिप सबमरीन से भी लॉन्च हो हुँ। सकती है, वो सरफेस से भी लॉन्च हो सकती हैं। अच्छा। तो सर ये जो अपना आईएनएस विक्रमादित्य है, इनसे भी बहुत सारी जो फाइटर प्लेन्स हैं ये टेक ऑफ करती हैं। तो एक टाइम पे ऐसे भी हो सकता है कि मतलब नेवी से भी एयरक्राफ्ट्स भेज रहे हैं और एयरफोर्स से भी भेज रहे हैं। वो डिपेंड करता है मैम, जो मैंने बताया था सेटअप, आईएसीसीएस जो सेटअप बताया है, हुँ। वो पूरा देख रहा है, वो डिसाइड कर रहा है। ऑन द स्पॉट अगर डिसीजन लेने हैं तो वो हुँ। कर रहे हैं कि कहाँ से किसको भेजना है। और जब कोई मिशन प्लान हो रहा होता है तो वो एडवांस में इतना माइन्यूटली प्लान किया जाता है कि कहाँ से कौन कब टेक ऑफ करेगा, क्या आगे उनका कोऑर्डिनेशन रहेगा और किस तरीके से वो अपना मिशन को अकम्प्लिश करेंगे। हुँ। अब जैसे सर हम देखते हैं जैसे पैरामिलिट्री है या इन्फैंट्री है, इनको बहुत हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है। ये कहीं से भी निकल जाते हैं, कितने भी माउंटेन चढ़ जाते हैं, बर्फ की जगह वहाँ से निकल जाते हैं, पेड़ों पे नालों से हर जगह उनकी ट्रेनिंग होती है। वैसे एयरफोर्स में भी ऐसा होता है सर क्या? कि ऐसी पैरामिलिट्री आपके पास फोर्स होती है? सी हर फोर्स की जो रिक्वायरमेंट है, हुँ। जो वहाँ पे सर्व करने वालों की रिक्वायरमेंट है, वो अलग-अलग होती हैं, हाँ। ठीक है? आर्मी या पैरामिलिट्री जो आप बोल रहे हैं, वो ग्राउंड पे लड़ रहे हैं। दे आर डूइंग फेस टू फेस फाइटिंग। हुँ। तो उनके लिए जिस लेवल की फिज़िकल ट्रेनिंग होती है, हुँ। वो लेवल की फिज़िकल ट्रेनिंग नेवी और एयर फोर्स में नहीं होगी। हुँ। नेवी वालों को वाटर रिलेटेड जो ट्रेनिंग्स होती हैं, वो एयर फोर्स और आर्मी को नहीं होगी, अनलेस यू आर इनटू द कमांडो या एनएसजी ग्रुप्स में नहीं है। हुँ। ठीक है, इसी तरीके से एयरफोर्स वालों की जो ट्रेनिंग हो रही है, वहाँ पे एक तो माइंड का यूज़ ज़्यादा है। हर डिसीजन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में लेना है, हुँ। ठीक है? प्लस अब अगर जैसे फाइटर्स की आप बात कर रहे हैं, तो कोई पैरामिलिट्री वाला ये भी नहीं जानता होगा शायद कि 9G फोर्स क्या होता है। फाइटर एयरक्राफ्ट वाले को उससे पूछिए कि 2G, 4G, 5G जब वो फाइटर उड़ा रहा है, टर्न ले रहा है, हार्श मैन्युवर्स कर रहा है, तो वो जो फोर्सेस, तो उनकी ट्रेनिंग उस चीज़ को लेके होती है कि उनकी बॉडी को उतना अकस्टम किया जाए कि वो उस तरीके की चीज़ को या उस सिनेरियो को हैंडल कर सके। तो हर फोर्स की अपनी-अपनी रिक्वायरमेंट है और उनकी ट्रेनिंग उसी हिसाब से डिज़ाइन्ड है। सर रफ़ाल और मिसाइल में क्या डिफरेंस होता है? ये रफ़ाल इज़ अ एयरक्राफ्ट मैम। तो उसमें से भी तो मिसाइल्स दागी जाती हाँ, होंगी। बट मिसाइल इज़ अ वेपन। ओके। मिसाइल वेपन है, मतलब आप अगर नॉर्मल लेमैन इंसान के तरीके से बताऊँ तो बंदूक है और गोली है। तो रफ़ाल इज़ द गन, ओके। उसमें जो बुलेट लगी है वो वो मिसाइल है। मिसाइल है। ओके, ओके। तो सर वो जो बहुत सुपर स्पीड से जो एयरक्राफ्ट्स फाइटर प्लेन्स जाते हैं, वो कितनी ऑलमोस्ट स्पीड में चलती होंगी? सी मैक्सिमम स्पीड जो अचीवेबल अभी हमारे फाइटर्स की है वो अराउंड 2.5 मैक है। हुँ। दैट इज़ 2.5 टाइम्स मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड। हुँ। ओके।
बट यूजुअली उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, और जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे उस स्पीड से वो जा सकते हैं, और मिसाइल्स जो है दे कैन गो अप टू 5 मैक प्लस। ओके। तो तो सर एयरफोर्स से न्यूक्लियर बॉम्ब डाला जा सकता है क्या किसी कंट्री पे? देखिए, न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों नहीं डाला जा सकता? यस, हमारे पास जो मिसाइल्स है वो केपेबल है न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करने के लिए, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब डालना इट्स नॉट, मतलब इतना वो नहीं है, इजी नहीं है। उसके साथ बहुत सारे इफ्स एंड बट्स जुड़े होते हैं। अदरवाइज तो फर्स्ट शॉट पे आप न्यूक्लियर वेपन फायर करें और ख़त्म कर दें सब, तो वो चीज़ इतना आसान नहीं है। वेपन सिस्टम हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं वो इस चीज़ के लिए केपेबल है कि न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकें। हुँ। सर कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इंजन को? बिकॉज़ जो एक कोई भी एयरक्राफ्ट है, वो एक तो पूरा जो एयरक्राफ्ट है उसका वज़न भी लेता है और उसके साथ जितनी भी मिसाइल्स या जितनी भी चीज़ें उसके साथ अटैच्ड हैं, जो आपको एक पर्टिकुलर एरिया पे छोड़नी है, उसका भी वज़न उसको लेना है और अगेंस्ट ग्रेविटी भी फ्लाई करना है। तो इंजन्स क्या डबल ट्रिपल इंजन्स भी होते हैं? देखिए, डबल ट्रिपल इंजन्स नहीं होते, बट इंजन की पावर्स होती हैं वो, हुँ। इंजन्स हर उसमें लाइक डिफरेंट पावर्स के इंजन होते हैं, और आपने जो बताया उसके अलावा इंजन को पूरे एयरक्राफ्ट के एवियोनिक्स को भी संभालना है। एयरक्राफ्ट को जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिल रही है वो भी इंजन को ही देनी है। एयरक्राफ्ट में जो एसी की कूलिंग हो रही है वो भी इंजन को ही देनी है। तो इंजन के ऊपर उससे भी कहीं ज़्यादा लोड है। ओह! एंड जो अभी आई थिंक मैक्स कुछ है जो शायद 120 न्यूटन का फोर्स जनरेट करते हैं इंजन्स, जो जेट इंजन्स हैं। ओके। तो सर अब जैसे मान के चलिए ड्यूरिंग फ्लाइंग कोई बैकअप तो रखना पड़ता होगा ना अगर कोई हल्की से कुछ ज़रूरत है किसी को या कुछ फेलियर हो जाता है, तो वो लोग बैकअप कहाँ से लेते हैं? किस तरीके का बैकअप आप बता रहे हैं? मान के चलिए फ्यूल खत्म हो गया, तो जैसे फ्यूल टू फ्यूल है लेकिन अगर वो इंजन उस पर्टिकुलर जगह पे नहीं है जहाँ पे जिस रेंज में है। नहीं, ये सब चीज़ें पहले से प्लान होती हैं। ओके। ये सब चीज़ें पहले से प्लान करके ही टेक ऑफ और वो किया जाता है, मिशंस प्लान किए जाते हैं। वो सारी स्ट्रैटेजी तो पहले से डिसाइड करी जाती है, हुँ, एंड इट इज़ डिसाइडेड टू द कोर ऑफ सेकंड्स, मतलब इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पे ये होना है, इतने मिनट इतने बज के इतने सेकंड पे ये होना है। हुँ, तो वो तो सेकंड्स में प्लानिंग होती है। ओके, तो ऐसा मिसहैप होने के कोई चांस ही नहीं है। ओके, ओके। और सर अब क्योंकि आप एयरफोर्स में रहे हैं, तो मैं थोड़ा-सा इनसाइट्स और जानना चाहती हूँ क्योंकि मैंने देखा है आर्मी में जो डिफेंस सर्विसेज़ में रहते हैं, बहुत ही मतलब रॉ नज़र आते हैं। एयरफोर्स वाले बहुत ज़्यादा दिमाग से काम लेते हैं, ऐसा नहीं कह रही मैं कि आर्मी वाले नहीं लेते हैं, बट बोलने का मतलब है कि दोनों का जो फंक्शंस है वो काफ़ी डिफरेंट है। वो लोग फिज़िकली जैसे आप बता रहे थे कि ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं क्योंकि उनका जो टोपोग्राफी और जो नेचर ऑफ वर्क है वो वैसा होता है। तो सर आपके में जैसे आपने बताया कि एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में आपको डिसीजंस लेने होते हैं, तो वो जब तक डिलीवर होंगे, जब तक पता चलेगा कि ऐसा डिसीजन लिया तब तक तो वो काम हो गया होगा। तो ऐसा हुआ है सर कभी कि थोड़ा प्लान से डाइवर्ट हुए हों हम और फिर हमको वापस आने में दिक्कत हुई हो? जब चाइना के साथ सर वॉर हुआ था पहले? एक्चुअली चाइना के साथ जब वॉर हुआ था उस टाइम आई वाज़न्ट इवन बॉर्न, तो मुझे रीज़न नहीं पता है। लेकिन चाइना की वॉर में इट वाज़ मेनली आर्मी वर्सेस आर्मी। एयर फोर्स एयरक्राफ्ट्स को उस टाइम पे यूज़ ही नहीं किया गया था। उनका यूज़ सिर्फ किया गया था इवैक्यूएशंस, कैजुअल्टी इवैक्यूएशंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए। ओ बट वॉर फ्रंट पे उनका एयर फोर्स का यूज़ ही नहीं किया गया था। ओ तो अब क्या रीज़न रहे थे, आई विल नॉट बी एबल टू टेल। ओके। सर ब्लैक बॉक्स जो होता है नॉर्मली नॉर्मल प्लेन्स में भी होता ही होता है। तो जो फाइटर प्लेन्स होते हैं उनमें भी ब्लैक बॉक्स होता है क्या सर? मान लीजिए आपकी होता है ब्लैक बॉक्स, बट ये मुझे एक चीज़ बताइए कि ब्लैक बॉक्स का कलर क्या होता है? ब्लैक? नहीं। ओके। ब्लैक बॉक्स का कलर जो होता है वो ऑरेंज होता है। अच्छा। और ब्लैक बॉक्स का पर्पस होता है कि वो कॉकपिट के अंदर जो भी बात हो रही है, आपके फ्लाइट का पूरा डेटा, सारा कुछ उसमें रिकॉर्ड होता है। तो अगर कभी कोई मिसहैप होता है, कोई क्रैश होता है, कुछ हुँ, होता है, तो उस ब्लैक बॉक्स के थ्रू आपको एक-एक चीज़ पता चलती है कि कॉकपिट में क्या हुआ, किसने क्या बोला, फ्लाइट में क्या मालफंक्शन हुआ, या पायलट ने क्या अनाउंस किया।
सब चीजें A to Z कॉकपिट का पूरा प्लस फ्लाइट का पूरा डेटा वो उस ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्डेड होता है, तो वो उससे एनालाइज करके तुरंत पता चल जाता है कि क्या वजह रही है, ओके जिससे कि फ्यूचर में उन चीजों को अवॉइड किया जा सके। ओके अब जैसे सर अगर प्लेन क्रैश हो जाता है तो इतने ज्यादा एक्सेसिव टेम्परेचर में क्रैश होता है तो वो ब्लैक बॉक्स कैसे बच जाता है? ब्लैक बॉक्स बनाया ही इस तरीके से जाता है कि वो इन सब चीजों को सरवाइव कर ले, झेल ले। तो सर पूरे प्लेन को क्यों नहीं ब्लैक बॉक्स वाले मटेरियल से बना देते ताकि जले ही नहीं? उसका फिर प्लेन का वजन इतना हो जाएगा कि आप उसे उड़ा भी नहीं पाएंगे। ओके हाँ ये सब भी तो है करेक्ट ओके ठीक है, प्लस उसकी कॉस्ट इतनी हो जाएगी हम्म बिकॉज वो जो मेटल उसके ऊपर जो रीइंफोर्समेंट्स किए जाते हैं, हम्म मतलब आप घर में पैसा रखने के लिए एक सेफ खरीदते हैं, आप पूरे घर को तो तिजोरी नहीं बना पाते। हाँ ऐसे करेक्ट सर जैसे प्लेन्स जो है हाईजैक हो जाते हैं वैसे फाइटर प्लेन्स भी हाईजैक हुए हैं क्या पहले? नहीं, जैसे एक प्लेन गया हो और दुश्मनों ने उसको घेर लिया हो ऐसा कभी? नहीं, फाइटर प्लेन तो हाईजैक ऐसे तो नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे सर? बिकॉज फाइटर प्लेन बना ही फाइट करने के लिए है, तो वो दुश्मनों से अगर घिर भी जाएगा हम्म तो उसको अपना बचाव तो करना खुद को ही पड़ेगा, हम्म, है कि नहीं। हाँ बट हाँ, ऐसा इंसिडेंट्स जरूर हुए, मिलिट्री एयरक्राफ्ट के साथ हुए हैं। हम्म अगर आपको ध्यान हो तो पाकिस्तान नेवी का एक बार एक अटलांटिस करके एक एयरक्राफ्ट हमारे इंडियन बॉर्डर में आ गया था। हम्म तो उसके भी प्रोसीजर होते हैं कि पहले आप का फाइटर, हमारा वहाँ पे जो नियरेस्ट एयरबेस से फाइटर टेक ऑफ करके उसके पास लेके गए थे, हम्म वो फाइटर पहले तो उस एटलांटिस जो मैं बता रहा हूँ उससे ऑडियो कांटेक्ट एस्टेब्लिश करने का ट्राई करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप जो है हमारी सरहद में आ चुके हैं, आप वापस जाइए, या आप इंडियन एयर स्पेस में हैं, अनऑथराइज्ड हैं, आप गो बैक टू योर अच्छा सर इतने कंट्री। तमीजदार क्यों है हम लोग? नहीं, वो होता है, वो प्रोसेस है मैम, वो प्रोसीजर है विच वी हैव टू फॉलो, बिकॉज गलती से कहीं हम, गलती से कोई आया हो सर वो एक गासा है ऐसा नहीं होता मैम, कई बार होता है कि वेदर खराब है, सिग्नल नहीं मिले उनको आपने उस क्लाउड्स के बीच में से निकलने की जगह टर्बुलेंस के चलते उस क्लाउड को सरकमवेंट करना, उसको साइड से घूम के जा रहे हैं, आप बाई चांस दूसरी कंट्री के एयर स्पेस में चले गए, बट आपके पास कोई वैलिड रीजन तो होना चाहिए। और उस केस में ये होता है जब पहले ग्राउंड से उसको ट्राई करते हैं कम्युनिकेट करने का कि सो एंड सो एयरक्राफ्ट जो यहाँ पे उड़ रहा है वो हमारी टेरिटरी में है, अनऑथराइज्ड है, आप वापस जाएं करके। नहीं हुआ, इस बीच में एक फाइटर को उड़ाया, फाइटर वहां जाएगा, वो करेगा, फिर इनके सिग्नल्स होते हैं, वो फाइटर इस तरीके से बैगल विंग्स करके उसको बोलेगा कि मुझे फॉलो करो, वो उसको वापस बॉर्डर तक लेके जाएगा। जब वो कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे हम्म, तो फिर होता है कि या तो उसको घेर के लैंड करवाया जाएगा, हम्म, और अगर ये है कि वो फॉरेन मिलिट्री एयरक्राफ्ट है तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आप उसे शूट भी कर सकते हैं, जो कि हमने किया था। अच्छा हाँ, कैसे? दिस वाज वही है जो मैं बता रहा हूँ, नेवी, पाकिस्तानी नेवी का एयरक्राफ्ट था, इट हैड अराउंड 40 पीपल ऑन बोर्ड। ओ वो आ गया था, अब वो सर्विलेंस के लिए आया था या इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए आया था, जब उनको वार्निंग भी थी, सब किया, उन्होंने नहीं माना, तो फाइनली गुजरात सेक्टर में हुआ था, हमको उनको शूट डाउन करना पड़ा। आई एम नॉट वेरी श्योर बट इट वाज समवेयर, आई थिंक 2002 2004 की बात है। सर जैसे कोई भी वॉर होता है तो कोलैटरल डैमेज होता ही है। अब जैसे हमने कभी नहीं चाहता कि कोई भी निर्दोष मारा जाए। लेकिन रिटेलिएशन में कभी क्या होता है या इस तरीके के जब वॉर सिचुएशन बनते हैं तो ना चाहते हुए भी कुछ लोग सिविलियंस जैसे पाकिस्तान है तो इंटेंशनली अटैक किया सिविलियंस को। हमारा जो मेन मोटिव था वो टेररिज्म को खत्म करना था। हमें एज सच पाकिस्तानी जनता से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमें सिर्फ उन लोगों से प्रॉब्लम थी जो हमारे देश को क्षति पहुंचा रहे थे। लेकिन सर ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे सिविलियंस को खतरा होता है तो सर ये आप कैसे निर्धारित करते हैं कि इतने एल्टीट्यूड में और इतने स्पेस पे ही चलेंगे? क्योंकि अगर नीचे रेसिडेंशियल एरिया है और मान के चलिए कोई कोई दूसरा जो ऑपोजिशन है वो उस एरिया में आ जाते हैं जहाँ पे नीचे रेसिडेंशियल एरिया है तो फिर आप कहाँ पे वॉर करते हैं? देखिए, जब हम किसी टारगेट को लेके चलते हैं हाँ तो नेचुरली हमारा टारगेट एम यही रहता है कि सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं हो। हम्म बट अब सपोज उनका जो टेररिस्ट कैंप है, हम्म ये आपने अभी इसराइल हमास उसमें देखा होगा, उन्होंने, हमास वालों ने अपने सारे जो स्टेब्लिश कर रखे थे हम्म वो किसी हॉस्पिटल के अंदर, हाँ स्कूल के अंदर, तो अब उसमें
आप ऑपोजिशन कंट्री कुछ नहीं कर सकती। अगर उन्हें डिस्ट्रॉय करना है तो करना है, दैट इज वन थिंग। हम्म दूसरी चीज, अगर उनका कोई रेजिडेंशियल उस पे आ जाता है तो वो उनका फॉल्ट है, वो हमारी वजह से नहीं हुआ है। हम्म और जो हमारे वेपन सिस्टम्स हैं उनकी एक्यूरेसी आप ये मान के चलिए कि अगर आपने टारगेट डिसाइड करके मिसाइल्स लॉन्च करी हैं तो यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर जाने पे भी वो मुश्किल से 5 से 8 मीटर का उनका वेरिएशन होता है अपने डेजिग्नेटेड पिन पॉइंट टारगेट से। तो 5 मीटर का वेरिएशन इज नथिंग। हम्म ओके सर, ऐसा कोई ऑपरेशन जो आपने आपकी आंखों के सामने देखा हो जो बहुत खुफिया हो और सक्सेसफुली हो गया, जैसे उरी तो हम एग्जाम्पल देते ही हैं इसका, लेकिन जब मतलब हम लोग अपने आप को ना बहुत लकी बैच मानते थे हाँ एयरफोर्स का, हाँ कि 11 साल की नौकरी में हमने 3 एक्टिवेशन देख लिए थे। 98 99 में सबसे पहले कारगिल हुआ, हाँ उसके बाद हमने पराक्रम देखा और एक और ऑपरेशन देखा। तो इस तरीके से हम लोग ये मानते थे कि हम बहुत ही लकी बैच हैं, बिकॉज 71 72 वॉर के बाद जो लोग फौज में भर्ती हुए हम्म, वो 25 साल 30 साल नौकरी करके बाहर निकल गए, उन्होंने कभी एक्चुअल ऑपरेशंस देखे ही नहीं। ठीक है। हाँ तो सर, पराक्रम से क्या सीखा आपने? देखिए, इट्स ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन एंड वो बाकी लर्निंग तो रोज की होती है वहाँ पे। हाँ आपने किसी भी मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी भी स्टेब्लिशमेंट में चले जाइए, वहाँ पे आपको एक स्लोगन हमें हर जगह लिखा दिखेगा, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो वो तीनों फोर्सेस का मोटो है कि जितना आप तैयारी करते हैं, जितनी सीख रहे हैं, जितना आगे बढ़ रहे हैं, आपको वॉर में आप उतना ही अच्छे से परफॉर्म करेंगे, उतना कम आपका नुकसान होगा। हम्म अब सर, कुछ ऐसे फाइटर प्लेन्स होते हैं जहाँ पे पायलट जो है वो अलग हो सकते हैं प्लेन से इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी। तो सर, वो पायलट फिर कहाँ पे लैंड करते हैं? उनके पैराशूट्स, उनका अलग मैकेनिज्म होता है, और फिर वो फ्लाइट तो है जो है वो तो कोलाइड हो जाती होगी। सी हर फाइटर एयरक्राफ्ट में इजेक्शन सीट्स होती हैं। ओके। तो अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई जहाँ पे वो मतलब उसको बचाना पॉसिबल नहीं है एयरक्राफ्ट को, तो पायलट को उसमें इजेक्ट करना पड़ता है। ओके। इजेक्शन के लिए एक बटन होता है, वो सीट के साथ ही आपका कॉकपिट, और सीट कॉकपिट हटता है, सीट के साथ आप उससे बाहर निकल जाते हैं हाँ। एयरक्राफ्ट से। हम्म और फिर एक सर्टेन हाइट पे जाने के बाद पैराशूट खुल जाता है और फिर आप उस पैराशूट से लैंड करते हैं। हम्म अब कहाँ आप लैंड करेंगे वो डिपेंड करता है कि आपका फाइटर कहाँ पे चल रहा था, हम्म ठीक है, और क्या स्पीड थी आपकी इजेक्शन के टाइम पे, हवा की डायरेक्शन क्या थी। अब जैसे अ, जो लास्ट वाला वो हुआ था इंसिडेंट, उसमें अगर आपने विंग कमांडर अभिनंदन का सुना हो, हम्म तो उन्होंने अपने मिग 21 से पाकिस्तान का F-16 शूट डाउन किया था, लेकिन अब उस टाइम पे जब वो वापस मुड़ रहे थे तो एयरक्राफ्ट में कुछ मेल फंक्शन हुआ, उन्हें हम्म इजेक्ट करना पड़ा। इजेक्ट करने के बाद वो वहीं पाकिस्तान में ही जाके लैंड किए। हम्म तो सर, लेकिन जब वो पाकिस्तान में लैंड किए थे और उसके बाद ये बहुत न्यूज़ भी हुई थी कि अरे हमारे जो कमांडो हैं वो वहाँ पे हैं एंड ऑल ऑफ दैट, तो उसके बाद सर वो वापस आ गए थे। वापस आ बट सर, इसका मतलब ऐसा है कि अगर कोई इंसान, कोई आर्मी ऑफिशियल या कोई एयरफोर्स ऑफिशियल पाकिस्तान के बॉर्डर्स में भी चला जाता है तो वहाँ की आर्मी तो फिर कोऑपरेट कर रही है ना, तभी उन्होंने इनको भेज दिया वापस। कोऑपरेट नहीं कर रही है एक्चुअली। इनके केस में ये हुआ था कि लोकल लोगों ने वीडियोस बना के इतने वायरल कर दिए थे कि आर्मी तक पहुंचने से पहले तो खबर यहाँ पहुंच गई थी कि ही हैज लैंडेड इन पाकिस्तान। हम्म ठीक है। अ, वरना तो हमारे बहुत सारे पीओडब्ल्यूज आज भी वहां पे हैं, प्रिजनर ऑफ वॉर्स आज भी वहां पे है। अगर कॉपरेशन होता तो सारे वापस आ गए होते। हम्म तो कॉपरेशन तो नहीं है, वो मजबूरी हो गई थी हम्म कि उन्हें वापस भेजना पड़ा। करेक्ट। सर, अभी जो बांग्लादेश की तरफ भी अगर आप देखेंगे तो अगर बीजेपी आ जाती है वहाँ पे तो अलग बात है, बट एक मिनी पाकिस्तान जैसा एक सिनेरियो वहाँ पे भी, मतलब इट विल बी टू अर्ली टू से, बहुत जल्दी ये बात बोलने में, लेकिन कहीं ना कहीं सब लोग जानते हैं कि एक टाइम था जब बांग्लादेश को हमने मदद करी थी, लेकिन अगेन वो इंटरनल पॉलिटिक्स ही पाकिस्तान का इतना ज्यादा है कि चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो कोई भी नहीं रहना चाहता उनके साथ। तो और इंडिया इसलिए सफर कर रहा है इधर क्योंकि जिसके पास कुछ होता है बचाने के लिए वो ही डरता है। जिसके पास कुछ है ही नहीं, आप क्या बम फोड़ोगे? खाली खाली जमीन पे क्या ही आप कर लोगे?
डर उनको होता है जिनके पास एस्टैब्लिशमेंट हो, जिनके पास एक एक इकोनॉमी हो जो ठीक-ठाक चल रही है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो सर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें भी हैं जो थोड़ी-सी देखनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ कि हम हमारी सरहद को और सेफ कैसे रखें इन टर्म्स ऑफ विजिलेंस? मैम ये सब नहीं भी होगा, हुँ, अगर ये आप जितने भी आपने फैक्टर बोले अगर ये सब नहीं भी है, तो भी डिफेंस फोर्सेस का तो काम ही यही है हुँ, कि हम अपने आप को सब ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित कैसे रखें। हुँ, हुँ, आप 2 कंट्रीज़ बोल रहे हो, आप अपनी एडजॉइनिंग सारी कंट्रीज़ का नाम भी ले लीजिए। तो हम किसी एक से बचाने के लिए अपने आप को नहीं तैयार कर रहे हैं। हुँ, हमारी इंटेलिजेंस भी है, हमारी विजिलेंस भी है, हुँ, ठीक है। अब कई बार होता है कि आप तक नहीं पहुँच पाती है टाइमली इन्फॉर्मेशन या आपकी इंटेलिजेंस बिकॉज़ हम भी कुछ कर रहे हैं तो उनकी इंटेलिजेंस भी हमारे अगेंस्ट में काम कर रही है। हुँ, हुँ, बट हम इंश्योर करते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस लीक ना हो, उन तक इन्फॉर्मेशन ना पहुँचे। हुँ, ऐसे वो भी जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो सब ट्राई कर रही हैं कि हुँ, उनके इन्फॉर्मेशन या उनके जो भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग्स हैं, जो भी मूव्स हैं, वो हम तक ना पहुँचे। हुँ, अब हमारे ऊपर है, हम उनका निकालना चाहते हैं, वो हमारा पता करना चाहते हैं, ब तो वो कंटिन्यूअस वो तो वो चलेगा ही, हाँ। बिल्कुल। बट सर एक और बात है जो सोचने में मजबूर करती है हमें, जब पहलगाँव का अटैक हुआ था, चाहे वो मतलब पहलगाँव जो एरिया है इट्स अ वैली, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत सारी बिल्डिंगें हैं या बहुत जंगल है, एक टाइम के बाद ये सब जंगल वगैरह स्टार्ट होता है। तो जब ये हुआ वहाँ पे जब अटैक हुआ टेररिस्ट अटैक, उसके बाद वो लोग गायब तो नहीं हो गए होंगे सर? और जब आर्मी भी आई वहाँ पे तो ये पूरा अटैक के 20-25 मिनट्स के बाद आई और अभी भी हमको वो लोग नहीं मिले हैं। तो इतना डिफिकल्ट तो नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि हमारे पास एयर फोर्स है जो विजिलेंस कर सकती है, हमारे पास ग्राउंड लेवल पे है, हमारे पास हर फोर्स है, लेकिन हम वो उतने लोगों को कैसे नहीं ढूँढ पा रहे हैं? और फिर हम कहते हैं कश्मीर हमारा है तो हमको टोपोग्राफी नहीं समझ में आ रही फिर उनकी। नहीं, टोपोग्राफी पूरी समझी हुई है वहाँ की हुँ। और सर्च अभी भी चालू है, हाँ। ठीक है। लेकिन होता क्या है देखो जब उन्होंने प्लान किया है, तो उन्होंने पूरी रेकी करके बिकॉज़ पिछले कुछ सालों से क्या हुआ कश्मीर वापस से नॉर्मल होता चला जा हाँ। रहा था, ठीक है। तो अब आप हर वक़्त उतने हाई अलर्टनेस पे नहीं रह सकते हैं कि आप कोई छुट-पुट घटनाएँ होती थी, वो भी अलोंग द बॉर्डर होती थी, हुँ, बिल्कुल जो बॉर्डरिंग एरिया है पाकिस्तान के, वहाँ पे होती थी। उनको आर्मी और वहाँ पे जो भी आर्मी की यूनिट्स वगैरह डिप्लॉयड है, वो सँभाल लेती थी। हुँ, इस तरीके से करेगा, ये कहीं किसी ने सोचा नहीं था, हुँ, क्योंकि ऐसा करने से दूसरा है कि जब कश्मीर नॉर्मल होता जा रहा है, तो जो उनकी रोज़ी-रोटी वहाँ पे चल रही है, वो उन्हें टूरिज़्म से ही मिल रही है। ठीक हुँ, है, तो ये भी था कि लोकल जो लोग होंगे वो भी टूरिस्ट के साथ हैं और हुँ, पिछले कई सालों में ऐसा कोई इंसिडेंट भी नहीं हुआ था। तो इस वजह से लेकिन उन लोगों ने भी उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया, उसी का रेकी करी, सर्वे किया कि यहाँ पे फ़ोर्सेस का मूवमेंट कम है, यहाँ डिप्लॉयमेंट कम है। तो उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठा के किया प्लस वो वहीं के हैं या अक्रॉस द बॉर्डर भी आए हैं, तो उन्होंने वहाँ का पूरा पहले सिस्टम समझाया कि कैसे जंगल है, कहाँ हुँ, भागना है, कहाँ छुपना है। अगर वापस बॉर्डर पार गए हैं तो किस तरीके से जाना है या यहीं कहीं छुपना है, तो वो सब उन्होंने पहले से हुँ, डिसाइड करके किया है। नाउ वी आर सर्चिंग फॉर देम एंड डेफिनिटली पकड़े तो जाएँगे। हुँ। सर हमारी इतनी बड़ी आर्मी है, जब हम बोलते हैं कि वी आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, तो जब हमारे पास इतना मैन फोर्स है और इतना और जस्ट नॉट आर्मी मैं कह रही हूँ इन टर्म्स ऑफ ऑल द डिफेंस इन्वॉल्व्ड, तो हम जैसे अभी पीओके है, उस एरिया को अगर हम टारगेट करके हम अगर वो एरिया भी ले लेते, क्योंकि जब पहले हुआ था वॉर तो बेसिकली हमने वो एरिया छोड़ा क्यों? चलो अगर हमने नहीं छोड़ा, हमारे उस समय जो सरकार में बैठे थे उनका वो डिसीजन था। लेकिन अब जिनके पास सरकार है वो तो सोच सकते हैं ना इस बारे में। पीओके का जो एरिया है वो हम इंडिया का क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि अब इतनी चीज़ें हो गई हैं। वहाँ पे भी आप किसी रेज़िडेंट से पूछोगे तो वो बोलेगा भैया हमको एक शांति अमन की ज़िंदगी चाहिए, हमें नहीं पड़ना है इसमें। ऑफ़ कोर्स लोकेलाइट का भी वहाँ पे हेल्प है, ऐसा नहीं है, दो पॉलिटिक्स दोनों तरफ से चलती हैं। बट वो एरिया छोड़ क्यों रहे हो? जब आप बोल रहे हो कश्मीर आपका है तो फिर पूरी तरह से लो ना अपना कश्मीर। सी हम बोल रहे हैं पीओके, हाँ। पाकिस्तान बोलता है इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर। जो कश्मीर का हिस्सा हमारे पास है, वो बोलते हैं वो इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर पर है। सर पहुँच तो हमारी है ना वहाँ। कश्मीर में हुआ क्या? आप हुँ। अगर हिस्ट्री को देखेंगे, हाँ। तो जब पार्टीशन हुआ था, तो कश्मीर वाज़ डिक्लेयर्ड एज़ अ इंडिपेंडेंट कंट्री, हाँ। ठीक है?
जब अलग हो गए, पाकिस्तान ने जब कश्मीर पे अटैक किया हम्म, तो वहां के जो महाराजा थे उन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट करी थी टू हेल्प हिम आउट। हाँ, और जब हमने हेल्प किया उस टाइम तक उन्होंने जहाँ कब्जा कर लिया था, जब सीज फायर हुआ, जब जो भी बंद हुई वॉर उस टाइम की, तो जहां तक कब्जा कर लिया था वो सब अब उनका हो गया। ठीक है, अब उस टाइम की पॉलिटिकल विल या उनके क्या एग्रीमेंट्स हुए सीज फायर के वक्त, उसको लेके है। अब हम लोग ने कभी भी आगे होके ये नहीं बोला कि हमें पीओके लेना है। हम्म, टेररिज्म उनकी तरफ से आ रहा है। हम्म, ठीक है, आपने न्यूज चैनल्स पे और रिकॉर्डिंग्स में देखा होगा कि हम्म, जितने टेररिस्ट मरे हैं हम्म, उनके फ्यूनरल में उनके आर्मी के जनरल तक खड़े हुए हैं। तो फिर ठीक है, तो टेररिज्म वहां से आ रहा है। हम्म, तो दे आर डूइंग इट। हम्म, अब या तो वहां की जनता जैसे बलूचिस्तान ने किया है वैसे ये लोग भी करें, बिकॉज आगे होके हम एक वॉर छेड़ने, हमने अभी भी क्या किया, हमने ना पाकिस्तान के ऊपर हमने अटैक नहीं किया है। हम्म, ये पाकिस्तान की गलत फहमी है कि हमने उन पे अटैक किया है। हम्म, हमने टेररिस्ट पे अटैक किया है। हमने इससे पहले भी जितने ऑपरेशंस किए हैं हमेशा टेररिस्ट पे अटैक। हाँ, हमने तो सिविलियंस पे ठीक है, सर अरे बिकॉज जिस दिन उस मानसिकता के साथ जाएंगे, उस मेंटेलिटी के साथ जाएंगे कि पाकिस्तान पे अटैक करना है, द एंटायर इक्वेशन विल बी डिफरेंट। हम्म, सर बट रिटेलिएशन में तो कितने सारे सिविलियंस हमारे जो बॉर्डर्स है वहां पे बीट पंजाब, अगर आप लाहौर साइड भी देखते हैं, अगर आप बॉर्डर्स में भी देखते हैं तो जम्मू के साइड में, कश्मीर के बॉर्डर्स में अभी भी बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं वहां पे। बिल्कुल कर रहे हैं। एंड एक बात आप देखिए, कभी आप उन लोगों से मिले हैं, हम्म, उनमें हमें कोई फर्क नहीं है। हम्म, हम्म, प्रॉब्लम है वहाँ की पॉलिटिक्स की, प्रॉब्लम है वहाँ की आर्मी की टॉप ब्रासेस की, प्रॉब्लम है वहाँ के जो ये इतने ज्यादा कट्टरता उन्होंने टेररिस्ट ने वहाँ पे क्रिएट कर रखी है, जो वहाँ के यंगस्टर्स का ब्रेन वॉश कर दे रहे हैं। हम्म, ठीक है, प्रॉब्लम उनकी है। सो आम आदमी हाँ, से आप मिलके देखिए, उनमें हमें कोई फर्क नहीं है। हम्म, बट लेकिन सर जो कश्मीरी पंडित्स हैं, टाइम एंड अगेन हिस्ट्री में हमने देखा है कि क्या हुआ है वहाँ पे। अभी भी हमने देखा है जब ये जो वॉर चल रहा है उसमें इतना ज्यादा सिविलियंस इफेक्ट हो रहे हैं, हम फिर भी ये मानते हैं आज भी कि हम सिर्फ टेररिस्ट पे ही अटैक करेंगे। आपको नहीं लगता सर कि जैसे गीता में लिखा है कि अधर्म करना अगर पाप है तो अधर्म सहना उससे भी बड़ा पाप है। हम किस मुहूर्त के लिए वेट कर रहे हैं कि जब तक हमारे मतलब वो सिर्फ जम्मू कश्मीर पंजाब तक नहीं, क्या वो पूरे इंडिया में आ जाएंगे फिर हम डिसीजन लेंगे। देखिए मैम, इसमें तो बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है। हम्म, ठीक है, इसमें पॉलिटिकल विल भी इन्वॉल्व है, इसमें जो और कंट्रीज के साथ है या नेटो के साथ हैं जो एग्रीमेंट्स हो रखे हैं वो सब इन्वॉल्व हैं। इवन लाइक अभी जैसे हमने पाकिस्तान का पानी बंद किया है, बट ये शिमला समझौता है वो भी इन्वॉल्व था। तो हम्म, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। और पूरे इंडिया में तो मुझे नहीं लगता वो लोग आएंगे। सर अब वही बात है ना, लगा तो हमको ये भी नहीं था कि पहलगांव में आएंगे वो, बट आ गए। अगर वो एक इंसान के साथ हो सकता है तो उस जगह पे आप मैं भी हो सकते थे। बिल्कुल हो सकता। तो ये तो हम हमारे ही अगर जगह पे ही सेफ नहीं है। लोग कहते हैं अरे टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन आप धर्म पूछ के मार रहे हो। हाँ, आप बोल रहे हो कलमा पढ़ो नहीं तो आपको मार देंगे, तो जो हमने देखा वो तो धर्म का ही होता था। वो तो धर्म का था बिल्कुल, और इसीलिए इतना कट्टर और इतना प्लानिंग, सटीक प्लानिंग के साथ अभी जवाब दिया है। आई नो। लेकिन अब उसमें यही है ना कि एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए आप ये नहीं कह सकते सारे टेररिस्ट एक कास्ट के हैं, लेकिन उस कास्ट के सब लोग टेररिस्ट हैं तो आप नहीं बोल सकते। आपको अगर पंजाब का ध्यान हो हम्म, तो एक टाइम कितना हुआ था टेररिज्म का, जब इंटरनल खालिस्तान वाला वो चल रहा था। उस टाइम किसी को भी जब आप देखते थे सिख हम्म, को, छोटे छोटे बच्चे भी ये माइंडसेट था, नहीं टेररिस्ट है, टेररिस्ट है, डरा रखा था लोगों ने। हम्म, ऐसा नहीं है। हम्म, उस टाइम उनमें से कुछ थे जो टेररिस्ट थे, बट सारे सारे नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ ना, वहां के लोग भी देखेंगे तो है तो हमारे जैसे ही हैं। और हैं क्या, हमारे यहीं से गए हुए हैं। और इंडियन मुस्लिम्स अगर आप देखें सर तो वो बड़े सही है, अच्छे हैं। वो उनके सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन, उनका दिमाग डेवलप्ड है। पाकिस्तान में मुझे सबसे बड़ी जो लूपहोल लगता है वो ये है कि वहाँ की जनता कुछ भी नहीं समझती है। जो सर अभी मिसाइल गिरी थी उसको वो बोल रहे थे कि आकाशीय बिजली गिरी है, और लोग मान रहे हैं कि आकाश से बिजली गिरी है। मतलब आप देखिए कि इंडिया में ऐसा है कि अगर कुछ भी होता है तो जनता नेता का गला पकड़ती है कि भाई तुमने ऐसे क्यों किया। वहां पे आप किसका गला पकड़ोगे?
जिनकी खुद ही जो सरकार है वो आर्मी चला रही है। तो वो तो अब वहाँ का कल्चर ही ऐसा रहा मैम कि एक प्राइम मिनिस्टर को मरवा के दूसरा प्राइम मिनिस्टर बन रहा है या आर्मी टेक ओवर कर ले रही है। सर कभी एक वहाँ का प्रधानमंत्री ऐसा नहीं रहा कि उसने पूरा 5 साल मैं कंप्लीट वही किया। कह रहा हूँ, वहाँ का कल्चर ही ऐसा है, तो उसमें तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। सर हम भी एक ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया बना दें क्या? जहाँ पे भाई आप जयराम जी की नहीं तो फिर आप अपना इंडिया का जो अभी जो अनक्लेम्ड एरिया है जिसको आप पीओके बोल रहे हैं या पंजाब के एरिया है, वो फिर वापस कैसे लेंगे भविष्य में अगर मौका लगता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सर, बट आई थिंक इसके पीछे लग के ना इसको वंस फॉर ऑल खत्म करना पड़ेगा, बिकॉज जब भी किसी वॉर की हम बात करते हैं इट्स नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट। पड़ोस वाली आंटी से झगड़ा नहीं हुआ है हमारा कि बात हुई और खत्म हो गया। जब भी कोई वॉर होता है तो उसमें बहुत सारी चीजें डैमेज हो जाती हैं, डिस्ट्रक्ट हो जाती है, और हमारा जनरेशन हम कितना पीछे चले जाते हैं। हाँ तो जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं उनकी लाइफ को वापस नॉर्मल होने में अभी कई साल लग जाएंगे। चलिए, क्योंकि आप एयरफोर्स से सर जुड़े हुए थे, आपने अपने 11 साल देश को दिए, एयरफोर्स को दिए और हम सबकी रक्षा पे लगाए। तो बहुत अच्छा लगा अनुराग सर आपसे बात करके। और देश की जनता को स्पेशली द अय्यर शो पॉडकास्ट के माध्यम से मैं यही बोलना चाहूँगी कि नॉलेज इज़ पावर। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को जानते हैं इन अ ब्रॉडर वे, उतना अच्छा होता है, क्योंकि उससे क्या होता है आपका एक ओपिनियन भी बनता है और ईज़िली आपको लोग ब्रेन वॉश नहीं कर सकते। जैसा हम अदर कंट्रीज़ में तो वो देखते हैं। तो हो ही रहा है मैम, आप किसी को इस कदर ब्रेन वॉश कर देते हैं कि वो अपने शरीर के ऊपर बम बांध के अपने साथ और लोगों को लेके मरने को तैयार हो जाता है। तो आप सोचिए ना किस लेवल का ब्रेन वॉशिंग है। किसी को ये कहना है कि तुम्हें जान देनी है, वो आसान काम नहीं है। सही बात है सर। तो बस द अय्यर शो के पॉडकास्ट का यही एक मोटिव था कि आज हमने बात करी स्क्वाड्रन लीडर अनुराग सर से, और बहुत अच्छा लगा क्योंकि एयरफोर्स के अंदर के जो इनसाइट्स हैं वो हमने जाने। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम ऐसे ही आपको वॉर से रिलेटेड, जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप से रिलेटेड वो सारी नॉलेज दें जो आपको नॉर्मली शायद नहीं पता हो। और जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जितना ज़्यादा एजुकेटेड आप रहोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको रहेगा। आप सही गलत में ज़्यादा बेटर एक डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो थैंक यू अनुराग सर फॉर थैंक यू वेरी कमिंग मच। टू द अय्यर शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।